अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं समद शबीर और आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो 2 4 5 साल से नहीं बल्कि 18 से 19 साल से आवाम की खिदमत के अंदर वो पेश है और बाज़ात खुद वो बहुत ही ज़्यादा नफीस इंसान है, बहुत ज़्यादा हमदर्दी लोगों के लिए रखने वाले इंसान है। यही वजह है कि पिछले 4 इलेक्शन से लगातार वो अपने हलके के अंदर जो है मुंतखब हो रहे हैं और ये वाहिद मेरे ख्याल में ऐसे एमपी होंगे हमारे सिंध के अंदर कि जिनके दरवाजे उनकी आवाम के लिए हमेशा खुले हुए होते हैं और कोई भी इंसान उनके पास अपने मसाइल को लेके आज़ादाना तौर पे जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आप सब उनको पहले से ही जानते होंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ जनाब साजिद जोखियो साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस भी आऊँगा। तो मेरा बुनियादी सवाल तो यही है कि आप ज़ाहिर सी बात है इतनी लोगों की उम्रें नहीं है जितना आपका तजर्बा हो चुका है सियासत में, तो ये शौक़ आपको कहाँ से पैदा हुआ था? बस ये बचपन से शौक़ तो था और स्टूडेंट लाइफ से भी हम सियासत करते हुए आ रहे थे और पार्लियामेंट वाली सियासत तो मुझे 2002 में जब अल्लाह की तरफ से एक चांस था और चांस मिला, उसमें अब्दुल हकीम बलोच वाले ये उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया था अलग से, राजू ने पीपल्स पार्टी छोड़ी तो हमें वो टिकट मौका मिला और हमें टिकट मिला और 2002 में हमने विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। और 2002 से लेकर टिल नाउ 2018 के जो हमारा इलेक्शन हुआ था चौथा, उसमें हम कंटिन्यू आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2008 से लेकर 13 तक वज़ीर भी रहा, ज़कात उशर मज़हबी मामलात मेरे पास रहे और अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी सही तरीके से मैंने कोशिश करके वो सही निभाया। ज़कात का जो मामलात थे उसमें मैंने काम किया, अच्छा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मुझे शील्ड भी मिली अपने तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे काम के सिलसिले में। तो मैं समझता हूँ कि इंसान जब मेहनत करता है, कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसके हाथ भी पकड़ता है और वो नेक नियति रखे, असल चीज़ें नेक नियति रखे तो इंशाअल्लाह ताला यही सोच है। क्योंकि मैं समझता हूँ सियासत जो है एक सोशल काम है, समाजी काम करके उसको अगर करे तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, वो लोगों की खिदमत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के अंदर है तो यकीनन उसके अंदर वो पावर्स भी होते हैं, वो आवाम की खिदमत अच्छे तरीके से कर सकता है। अच्छा सर, और उसके अलावा एक अलग तरह का सवाल मैं करना चाहूँगा। 2002 में आपने पहला इलेक्शन लड़ा और लास्ट अभी आपने 2018 में लड़ा। अच्छा, 2002 के इलेक्शन में और 2018 में आपको किस तरह के मामलात और मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि 2 का ज़ाहिर सी बात अलग होगा, 18 में अलग था। ठीक है, 2002 में मैं पार्लियामेंट की जो मैंने सियासत की और इलेक्शन जो लड़ा वो न्यू कॉमर था मैं और मेरी एज 32-33 ईयर्स थी और यंग था मैं। तो उस टाइम मैं समझता था कि जो मुशर्रफ का दौर था बड़ा मुश्किल दौर था और उस टाइम अच्छे खासे लोग जो ना भाग गए थे, पार्टी छोड़कर भाग गए थे। तो उस टाइम मैं इलेक्शन लड़ा था और मैं समझता हूँ कि बड़ी टफ इलेक्शन मेरी थी और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे मार्जिन से तकरीबन 17-18 हज़ार वोटों के लीड से जीता। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती है और अल्लाह का जब रब्बुल इज़्ज़त पकड़ता है तो वो आगे कामयाबी की तरफ जो ना, और नियत भी अच्छी होनी चाहिए, नियत भी सही तरीके से खिदमत की होनी चाहिए। तो इलेक्शंस तो में सारे इलेक्शंस एक जैसे होते हैं मगर माहौल जो है चेंज होता रहता है, दौर चेंज होता रहता है। जब 2002 में मैं था तो उस टाइम ये जो आप लोग नहीं थे, यकीनन छोटे थे, तो ज़ाहिर अभी 18 में जब इलेक्शन हुए तो आप लोग सारे यंग थे। तो ये कि यूथ अब जो मिली है तो उनको शौक़ भी है सियासत का और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मोहब्बत भी है। तो उन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया और यूथ को मैं सलाम करता हूँ, उनने अच्छा और जज्बा अपना दिखाया जिसकी वजह से मेरी हालांकि ये 18 वाली इलेक्शन जो थी बाई इलेक्शन थी क्योंकि टीएलपी का जो था कैंडिडेट वो शहीद हो गया, बेचारा एक्सीडेंट हो गया। तो उसी दौरान मेरे इलेक्शन पोस्टपोन हो गए और 6 महीने में पीछे चला गया। तो फिर मेरे इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन हुए, उसमें अच्छे यूथ ने अच्छा काम किया और उसने अच्छे तरीके से मैंने तकरीबन कोई 32-33 हज़ार वोट उठाए और पीटीआई ने 9.5-10 हज़ार वोट उठाए। तो आप अंदाज़ा लगाए कि कितनी लीड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और उन नौजवानों की मेहनत से जो हम जीते और कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अब जो यूथ है
اس کا رجحان زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہے. اس کی وجہ سے یہ کی ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے بلاول بھٹو وہ ینگ ہے. اسی پہ میں پوچھنا چاہوں گا، جیسے اسٹیل مل کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو ظاہر سے آپ کے حلقے میں اسٹیل مل جو ہے وہ آتی ہے، تو باقی جتنے بھی منسٹرز ہیں ان کے مقابلے آپ کی طرف زیادہ امید سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساجد صاحب یا جو بھی ہمارے لیے کچھ کریں گے. تو اب تک کوئی اس طرح کا اقدام جو اسٹیل مل ملازمین کے لیے آپ نے اٹھایا ہو، یا آگے تک کہیں اپنی کابینہ میں یا کسی جگہ ان کی آواز جو ہے پہنچائی ہو آپ نے؟ دیکھیں، ہماری ملاقات بلاول بھٹو زرداری سے بھی ہوئی تھی. اس ٹائم میں نے یہ اسٹیل بل کا ایشو اٹھایا بھی بلاول کے سامنے، اور بلاول الحمدللہ نوجوان بھی ہے اور سمجھدار بھی ہیں. تو اسٹیل مل میں نے کہا کہ آپ نانے نے یہ بنائی اسٹیل مل، اس کا تحفہ تھا پاکستان کا، تو پاکستان کے لیے تحفہ تھا، وہ خالی سندھ کا نہیں، پورے پاکستان کے لیے تحفہ تھا. اور پورے پاکستان کے لوگ کیا اس اسٹیل مل کے اندر روزگار کرتے ہیں، تو اس کو ختم کیا جا رہا ہے. اس میں بلاول بھٹو نے بات بھی کی، آپ نے خود دیکھا کہ اسمبلی کے اندر وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس نے بات بھی کی. تو یہ وفاقی ادارہ ہے، تو اس میں ہمارے جو ایم این اے ہیں جام عبد الکریم صاحب جو ہے، اس نے بھی بات کی اچھے طریقے سے اسٹیل مل کے لیے. پھر اسی طریقے سے میں نے اگلے ٹرن میں اپنی اسپیچ میں بھی کہا، پھر میں تقریباً کنٹینیو 2-3 اسپیچ میں اسمبلی کے اندر میں بات کرتا ہوا رہا ہوں، کیونکہ یہاں اسٹیل مل کا جو ایشو ہے وہ تو ریزولوشن ہم پیش کر کے آگے بھیج سکتے ہیں، تو پیش کر کے ہم نے بھیجی ہے اور ہم نے کوشش کی ہے. مگر یہ ہے وفاقی ادارہ، تو اس میں ہمیں سلام پیش کرتا ہوں بلاول بھٹو کو، جس نے اچھے طریقے سے، اور جام عبد الکریم کو جس نے اچھے طریقے سے، دونوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ ایشو جو ہے اسٹیل مل کا اٹھایا. چلے سر، وہ تو بالکل ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں اور لوگ اس چیز میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس چیز میں کافی زیادہ ایسا اقدام اٹھا رہی ہے. تو سر ریسنٹلی کچھ دنوں میں سننے میں آیا، کیونکہ آج کل جو کرنٹ سچویشن ہے پورے پاکستان کے اندر وہ کرونا کے حوالے سے چل رہی ہے، تو ایسی خبر چل رہی تھی کہ آپ کو بھی کرونا جو ہے وہ ہوا ہے، تو اس میں کوئی صداقت تھی یا کیا ہے یہ؟ دیکھیں، ہمارے جو لوگ ہیں بیچارے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ خانہ کعبہ بند ہو گیا، مسجد نبوی بند ہو گئی، دنیا کے اندر پورا یہ کرونا جو وائرس ہے، اب برطانیہ یا ہم تو اسے میں کچھ بھی نہیں، ہم تو ترقی یافتہ ملک، تو ترقی پذیر ہے، ترقی یافتہ تو ہے نہیں. وہ ممالک ترقی یافتہ ہیں جو گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے. اٹلی کے صدر نے رونا شروع کر دیا، اس طریقے سے لوگ مر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کرونا ایک بڑی وبا ہے، اور مجھے بھی ہوا، اس پروسیس سے میں نکلا ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے سٹنگ منسٹر جو ایم پی غلام مرتضیٰ بلوچ صاحب اس وبا کی وجہ سے مر گئے، اور بہت سارے ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں اس وبا کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی اپنا احتیاطی تدابیر جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ جو ہے کرونا وہ زیادہ تر جو اٹیک کرتا ہے وہ چھوٹے بچے کو اور بزرگ کو، جو 60-70 سال کا جو بزرگ ہے اس کو زیادہ اٹیک کرتا ہے. سر اسی کرونا کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے آپ سندھ حکومت میں ایک بہت اہم جگہ رکھتے ہیں، تو کافی لوگوں میں عوام میں یہ بات اور کراسہ رائیں چل رہی ہوتی ہیں کہ سندھ حکومت نے اہم ہی پروپوگنڈا کیا، کوئی کرونا نہیں ہے، گورنمنٹ کو پیسے مل رہے ہیں، شروع میں فنڈ مل رہے ہیں. جب مراد علی شاہ سٹارٹنگ میں بڑا ایکٹیو نظر آئے تو بہت زیادہ لوگ اس حوالے سے ایک اپنے طرح کی امیجنیشنز جو ہیں وہ بنا رہے تھے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، یہ جس پروپوگنڈا واقعی ہے یا لائیو اس کے ایشوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر مراد علی شاہ نے ایکشن لیا اور مراد علی شاہ نے اچھے اسٹیپ لیے جس میں پوری دنیا نے سراہا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے سراہا کہ واحد مراد علی شاہ اور سندھ گورنمنٹ ہے جس نے یہ اسٹیپ لیے. تو لاک ڈاؤن ہر جگہ ہے، اور پھر اگر آپ بات کرو گے مکہ اور مدینہ، وہ اس طریقے سے اس کو بند کر دیا گیا، اب الحمدللہ وہ کھولنا شروع ہوا ہے. تو اس میں ایک وبا ہے، یہ وبا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وبا آئی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ایک آئی، تو اس نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں اس کے اوپر، اس نے کہا کہ اگر وبا آئی ہے ایسی کوئی وبا تو آپ مائگریٹ نہ کریں، جہاں پر ہیں وہ وہاں پر رہیں، کوئی اور جگہ پر شفٹ نہ ہو. تو یہ وبا اس زمانے سے لے کر آتے ہیں. جی سر، اور اسی وبا کے حوالے سے میرے خیال میں آپ نے گلشن حدید میں اب تک کوئی ایسا اقدام جو اٹھایا ہو کرونا کے لوگوں کے لیے یا علاقے کے لیے، تو وہ ذرا آپ کائنڈلی بتا دیں. دیکھیں، میں ایک اسٹیل ٹاؤن کا بھی ہے سوشل میڈیا، اس میں نے جب کرونا آیا تھا اس ٹائم میں نے انٹرویو دیا،
اور میں نے لوگوں کو کہا کہ مہربانی کر کے اپنے گھروں کے اندر رہیں, اپنے بچوں کو سیو رکھیں, اپنے گھر والوں کو سیو رکھیں, اپنے بزرگوں کو سیو رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اتنا بڑا عظیم ہمارا ڈاکٹر جو سمرو صاحب جو تھے, قادر سمرو صاحب جو اسکن کے اسپیشلسٹ تھے, وہ بھی اسی وبا کے وجہ سے گئے. آپ نے جو سوال کیا کہ آپ نے کیا اقدامات کیے, تو سندھ گورنمنٹ نے آغا خان کے تھرو یہ ٹیسٹیں یہاں پر گلشن حدید میں جو ہم نے ڈسپینسری کھلوائی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ڈسپینسری, اس میں روزمرہ ٹیسٹیں ہو رہی ہیں. جو ٹیسٹ تقریباً 8,500 کی ٹیسٹ ہے جو مفت ہو رہی ہے, فری آف کاسٹ ہو رہی ہے. تو وہاں پر اپنے جو لوگ ہیں وہ جا کر اپنی ٹیسٹ کروائیں, اپنے بچوں کی ٹیسٹ کروائیں, اپنے آپ کو سیو رکھیں. ایک بنیادی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ زیادہ تر گلشن حدید اور اس کے آس پاس کے علاقے کے لوگوں کے ذہن میں اکثر اوقات آتا ہے کہ اتنی بڑی وہاں پہ آبادی ہے, کافی لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں جو شہر کی طرف جاتے ہیں اور اکثر ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تعلیم کے لیے. ایون کافی ایسی بچیاں ہیں جو اب ایجوکیشن نہیں لے پا رہی کیونکہ آنے جانے کے ایشوز کی وجہ سے. تو اب تک ایسے کون سے اقدامات ہیں جو ایجوکیشن کے لیے ہمارے علاقے کی طرف جو ہے وہ اٹھائے گئے ہوں آپ کی طرف سے؟ دیکھیں یہاں جب میں غالباً 2008 میں جب وزیر بنا تھا تو لوگوں کا ایک یہ تھا کہ ہمیں جو یونیورسٹیز کی پوائنٹس نہیں آتی ہے وہ اس ٹائم میں نے بات کر کے یہ پوائنٹس کا کروایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ڈگری کالج کا ایشو تھا. ڈگری کالج ایک بلڈنگ تیار تھی تو میں نے پاور گوٹ ہے حسن پاور گوٹ, وہاں پر یہ کالج میں نے اسٹارٹ کروایا. تو میں سمجھتا ہوں گلشن حدید کے بچے بہت سارے وہاں پر بھی پڑھتے ہوں گے. اس کے علاوہ میں نے کوشش یہ کی کہ 2001 کا جو لوکل باڈیز کا جو تھا ڈیولیشن جو آئی تھی تو اس میں بہت ساری جگہ پر کالجز بنے, اسکول بنے, مگر اسکولز مکمل نہیں کروایا اس نے کیونکہ لوکل باڈیز کا جو پاورز جو تھے وہ ایجوکیشن بھی ان کے پاس تھی, جو ناظمین آئے تھے ایجوکیشن بھی ان کے پاس تھی, ہیلتھ بھی ان کے پاس تھا, ریونیو بھی ان کے, پتہ نہیں سارے ادارے مشرف صاحب نے اٹھا کر ان کو دے دیے تھے, یعنی وہ ایک گورنر ہو گئے تھے. تو اس ٹائم یہ جو گرلس کالج ہے یہ اس ٹائم سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بنایا تھا, پھر اس کی کوئی ایسی پالیسی میک نہیں ہو رہی تھی. اسی لیول پر میں نے 2 گرلس کالج اور دیے تھے سندھ گورنمنٹ کو, درسانہ چھنا اور کاٹور, وہ اسٹارٹ ہو گئے. وہ جیسے کا جیسا پڑا ہوا تھا, پھر اس کی پالیسی میں نے میک کروائی سی ایم کو کہہ کر. یہ تقریباً کوئی پورے کراچی کے کوئی 17 یا 18 کالج تھے اور اسی طریقے سے کوئی 70 سے 80 اسکول تھے. جو اسکول آپ نے خود دیکھا تھا, کوئی بات چلی تھی بیچ میں کہ اس میں پتہ نہیں کیا کھوکھے پڑے ہیں, پتہ نہیں کیا. یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بنوایا اسکول اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کھاتا تھا. اب سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں کون تھے اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کون چلا رہے تھے یہ تو الگ ایک بات ہو گئی, الگ بحث ہو گئی. تو اس میں پھر میں نے سی ایم صاحب کو کہا کہ جتنے بھی یہ اسکول ادھورے پڑے ہوئے ہیں ان اسکولس کو مکمل. پھر میں نے گلشن حدید میں اسکول بلڈنگس بنوائی فیز 1 میں, جہاں اتنا بڑا اسکول بلڈنگس میں نے بنائی ہے جہاں پر اردو میڈیم اور سندھی میڈیم پڑھائی جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو پرانے جو ہیں ان کو پتہ بھی ہے کہ وہ وہاں پر گرلس کالج جو پڑھا ہوا تھا اس کو بھی میں نے اسٹارٹ کروایا. اس کی ایس این ای بھی ابھی منظور کروائی ہے اور ایس این ای ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپائنٹمنٹ کروائیں گے. تو یہ گرلس کالج چل رہا ہے. اس طرح ظاہر سی بات ایجوکیشن سٹی کا آپ نے ذکر کیا, سب نے تقریباً دیکھا ہوا ہے لنک روڈ کے اوپر جو لگاتار جو ہے ہر یونیورسٹی تقریباً وہاں پہ جو ہے وہ بن رہی ہے اور بڑی سپیڈ میں بن رہی ہے ماشاءاللہ سے. اچھا, تو اس لنک روڈ کے حوالے سے اس کو پھر ڈبل کرنے کا کوئی ارادہ ہے یا کوئی اقدام اس کے حوالے سے اٹھایا گیا ہو, کیونکہ آنے والے وقت میں ظاہر سی بات ہے یہاں ٹریفک اور لوگوں کا آنا جانا بہت بڑھ جائے گا. اب ایک نیا روڈ بن رہا ہے لنک روڈ, اس لنک روڈ کو چھوڑ کر یہ گگر کے اورلے طرف الگ سے روڈ نکل رہا ہے. اس کے پیچھے اوپر والی سائڈ میں ڈی ایچ اے کے اورلے طرف جا کر یہ انصاری پل ہے, آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی ایک ڈی ایچ اے پل بنا رہی, اس کے اوپر جا کر چڑھائیں گے. تو یہ روڈ ابھی اس کا ٹینڈر ہو گیا ہے اور سروے وغیرہ کر رہے ہیں, اس کا کام اسٹارٹ ہو جائے گا. اور یہ جو لنک روڈ ہے یہ بڑی گاڑیوں کے لیے نہیں ہوگا, یہ صرف چھوٹی گاڑیاں یہاں پر چلیں گی جو ایجوکیشن سٹی کے لیے. تو یہ اور دوسری جو بڑی گاڑیاں ہیں جو رش کرتی تھی وہ پیچھے جو آتی تھی وہ اب ملیر ایکسپریس وے جس کا کام اسٹارٹ ہو گیا ہے, جو کورنگی روڈ ہے,
इम्तियाज जो है कोरंगी वाला, वहाँ से ये निकाल रहे हैं मली नदी के किनारे से आकर इसे लिंक रोड की जो पुल है मली नदी वाली, इसके ऊपर चढ़ाएंगे, बड़ी गाड़ियां भी उसमें आएंगी, छोटी गाड़ियां भी उसमें आएंगी, डबल रोड होगा और वो आकर सुपर हाईवे से चढ़ेंगी। तो यानी आपका कायदाबाद वाला जो रोड है वो फ्री हो जाएगा, रश खत्म हो जाएगा। सर कैदाबाद वाले रोड से मुझे याद आया कि कैदाबाद से लेकर गुलशन नदी तक का रोड जो है ये बहुत ज़्यादा खस्ता हाल में रहा है और लोग बहुत ज़्यादा इसमें परेशान भी रहे, और जो मेरे ख्याल पे आपने ही बनवाया था, तो उसकी अप्रूवल लेने में और उसको बनवाने में किस तरह की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा था उस टाइम पे? देखें, हर काम जो करवाना पड़ता है उसके लिए पापड़ झेलने पड़ते हैं, दौड़ना पड़ता है और उसके कोई 50 एक प्रोसेस है। तो उस टाइम ये भी रोड मैंने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड एक मिसाली रोड है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन रोड बनाया है सिंध गवर्नमेंट ने और बहुत सारे लोग इसको अब अप्रिशिएट भी करते हैं। तो लोगों को बहुत तकलीफ थी जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था 2008 वाला, तो उस टाइम बड़े लोगों ने मुतालबा रखा था कि ये रोड हमें बनवा कर दो। तो हमने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह में सीएम सिंध मुराद अली शाह का और बिलावल भुट्टो जरदारी का जिन लोगों ने ये बात सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड तैयार हुआ। अब ये रोड खाली गुलशन हदीद तक ना बल्कि ये रोड ठट्टा तक हो गया है और ठट्टा से फिर आपका हैदराबाद तक ये रोड थ्रू आउट रोड। अच्छा सर, एक बहुत ही अहम सवाल जो तकरीबन हर दूसरे बंदे के जहन में होता है, ख़ासतौर पे गुलशन नदी और उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, वो लोग अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि यार साजिद साहब के शायद दायरा इख्तियार के अंदर जो हदीद या इसके आसपास का इलाका आ रहा होता है, इतना सा तो इलाका है और यहाँ पे भी काम रह जाते हैं। तो थोड़ा इसकी आप वजाहत करेंगे कि आप जो मुंतखब होते हैं इलेक्शंस में वो कहाँ से कहाँ तक का आपका एरिया और दूसरे एरियाज़ के अंदर ज़ाहिर सी बात है जहाँ आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो उसमें आप किस तरह पेश आ रहे होते हैं? देखिए, मेरा हल्का इंतखाब कराची का 70% है जो देहात पर मुश्तमिल है, जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं, पानी के, लाइट के, गैस के, रोड्स के, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरखरू गया हूँ। इसकी यही वजह है कि मैं चौथी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देहात के लोगों ने वोट दिए और इज़्ज़त दी है और पार्टी को इज़्ज़त दी है। तो मैंने यहाँ पर भी काम बहुत सारे करवाए हैं। मेरा हल्का इंतखाब पहले जो था एक यूसी थी लांडी यूसी, जो रज़ाकाबाद भी आता था, अब्दुल्ला गोट, शाह लतीफ़, फिर ऐसे घूमता हुआ मंजल पम्प के फिर अंदर जितनी भी गोट है, ये पूरी एक यूसी थी लांडी। जो ये अब डिलिमिटेशन जो अभी हुई है तो ये अभी काट दी, अभी 2 यूसियाँ मुझे और दे दिए जो हमदर्द यूनिवर्सिटी, शायद बहुत सारे दोस्तों ने देखिए, ये हमदर्द यूनिवर्सिटी मेरे हल्के इंतखाब में है। अच्छा। फिर हब डैम बलोचिस्तान वाला वो भी मेरे पास है। अच्छा। फिर कर्डजंग मोहिदान करके कहते हैं वो भी मेरे पास है। तो यानी कराची का मोस्टली 70% जो है वो मेरे पास है, जो मैं उधर से इलेक्शन लड़ता रहता हूँ। हाँ, मैंने ये चीज़ें ज़रूर लोगों के अंदर देखी हैं कि लोगों का कॉन्सेप्ट गुलशन हदीद या पिपरी के अंदर ये है कि भाई यही गुलशन हदीद है, पिपरी और गगर बस यही हल्का है। इस तरह नहीं है, बहुत बड़ा हल्का है। अगर मेरे साथ कोई घूमना चाहेगा तो वो एक मेरी यूसी ऐसी है जो जिसको अलाफाई करके कहते हैं, वो दह का नाम है अलाफाई, उसके नाम से वो यूसी बनी हुई है। वो आप देखोगे उसके पहाड़, उसके रोड एक अजूबा है। तो उसके साथ फिर हब डैम है, फिर हब डैम के साथ फिर ये पानी कराची को जा रहा है, फिर ये पानी हब बलोचिस्तान को जा रहा है। सर, यूसी से ही मेरे जहन में एक सवाल है कि टोटल कितने यूसी जो है वो आपके इस हल्के में आ जाती हैं? तकरीबन 18 यूनियन काउंसिल्स है मेरे पास। अच्छा। जो जिस पर मैं इलेक्शन करता हूँ। सर, इसमें सबसे आपकी पसंदीदा यूसी कौन सी है 18 में से? अल्हम्दुलिल्लाह सारी पसंदीदा मेरी यूनियन काउंसिल्स हैं और तकरीबन वहाँ पार्टी के लोग रहते हैं और पार्टी के वर्कर रहते हैं, क्योंकि इलेक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह यूथ करती है, वर्कर्स करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, वो दौड़ते हैं, वही एजेंट बनते हैं, वही लोगों से वोट मांगते हैं। तो यकीनन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये हल्का है मलीर। और मलीर वैसे तोहफा भी हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दिया। पहले तो हमारी जो कोर्टें होती थी वो सिटी कोर्ट जाना पड़ता था, अभी तो गुलशन हदीद वालों को तो कोर्ट भी है, मलीर कोर्ट है सामने। तो ये फैसिलिटीज जितनी भी थी तो वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी। और ये स्टील मिल जो हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं गुलशन हदीद को, जो पूरे पाकिस्तान गिलगित कश्मीर के लोग यहाँ रहते हैं, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का
एक विजन था, एक सोच थी कि मैं पाकिस्तान को ऐसा एक अदारा दूं जो स्टील मिल की सूरत में जो पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ पर लगे और पूरे पाकिस्तान के लोग आज भाईचारे के साथ इस गुलशन हदीद के अंदर रहते हैं। तो यकीनन ये अदारे जितने भी हैं, पोर्ट कासिम हो गया, ये सारी निशानियाँ जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते हैं ना कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, तो बहुत सारे लोग इस पर मजाक करते हैं, अभी तक भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा रहेगा, शहीद तो वैसे ही जिंदा है ना, हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं तो शहीद तो वैसे ही जिंदा होते हैं, मगर बहुत सारे अपनी तारीख के अंदर जिंदा रहते हैं और वो तारीख के अंदर जिंदा है। और आज छोटे बच्चे, हमने भी भुट्टो देखा था जब 7-8 साल के थे, तो जब हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो नारा मारते हैं जिए भुट्टो जिए भुट्टो, तो ये विजन है, वो विजन छोड़कर गया है। अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस टाइम बंद किया गया था, जेल में सलासल रखा गया था, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो नवाज शरीफ की तरह माफ़ी मांगकर वो बाहर चला जाता, मगर उसने ये नहीं किया, वो तो रहे इधर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सोच थी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो सोच थी कि मुझे मरना और जीना यहाँ पर ही है, और वो यहाँ पर रहा अपने लोगों के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शहादत कबूल की और वो हमेशा तारीख में अमर हो गए। और आज हम उसको कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है। तो ये सारी चीज़ें एक तारीख होती है। सर अभी जैसे आपने जिक्र किया कि एक आप 50 बेड का हॉस्पिटल जो है वो आपने अप्रूव करवाया हुआ है और इंशाल्लाह बहुत जल्द में उम्मीद है उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से अभी क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट्स हो जाएं, कोई प्रॉब्लम्स हो जाएं, तो बहुत से लोग जो है वो MLO हो गया या ट्रीटमेंट वगैरह के लिए उन्हें सिविल तक का ट्रैवल करना पड़ता है, जो 1 घंटे का सफ़र है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ उस 50 बेड का जो हॉस्पिटल आप अप्रूव करवा चुके हैं तो उसमें मौजूद होंगी लोगों के लिए यहाँ पर? देखें, अगर स्टील मिल ज़मीन देती तो आज ये MLO भी होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी कोशिश करता जल्दी ये करा लेता, मगर आखिर में हमें ऐसे जाकर सारे दोस्तों से सलाह मशवरे के बाद हमने ये किया कि नेशनल हाईवे के ऊपर इस हॉस्पिटल को रखवाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई थी लैंड यूटिलाइजेशन के ऊपर। तो लैंड यूटिलाइजेशन ये ज़मीन नहीं दे रही थी, मगर ये 5-6-7 महीने 8 महीने हुए हैं तो लैंड यूटिलाइजेशन के ऊपर ये कहा गया कि अगर गवर्नमेंट कोई अपना अदारा बनाना चाहता है तो उसको ज़मीन दी जाए। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर जाकर ये ज़मीन हमने अलाट कराई है 5 एकड़। इसमें इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं ये हॉस्पिटल कराऊं। इसके अलावा भी अगर हम जाएं अपने हल्के के अंदर तो दुम्बागोट के अंदर हॉस्पिटल हमने बनवाई है और दुम्बागोट बेहतरीन हॉस्पिटल और मिसाली हॉस्पिटल वहाँ काम कर रही है। और हमारी जो वहाँ पर लेडीज़ डॉक्टर्स हैं, तकरीबन 18 लेडीज़ डॉक्टर वहाँ हैं और मेल डॉक्टर्स हैं, वहाँ डिलीवरी भी होती है। वहाँ हमने चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी बिठाए हुए हैं, वहाँ हमने हार्ट स्पेशलिस्ट भी बैठा हुआ है, ECG वगैरह भी होती है, तकरीबन सारी चीज़ें वहाँ फैसिलिटीज़ दी हुई है। जी सर, अभी इसी तरह के मसाइल के ऊपर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जैसे पानी का मसला बाज़ औक़ात होता है गुलशन हदीद और आसपास के इलाकों में, तो क्या होता है कि लोग बिना कोई सोचे समझे जाने जो है वो डायरेक्ट आपके ऊपर डाल देते हैं कि भाई साजिद साहब जो है ये इस पर पता नहीं कोई अमल क्यों नहीं करते, या कोई टैंकर वैंकर चल जाए तो फिर उस पर कह देते हैं। तो बहुत से गलत कॉन्सेप्ट जो लोगों ने बनाए हुए होते हैं आपके हवाले से, तो ये ज़रूरी है कि आप खुद से उसके हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आपका उसमें क्या किरदार होता है या क्या किरदार नहीं होता है। देखिए, मैं क्योंकि लोग समझते हैं कि साजिद चेयरमैन वाटर बोर्ड है तो इसी वजह से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते पानी इसी ने बंद करवा। देखिए, वहाँ पर सारी तकरीबन लोग रहते हैं, वो फेमस और पढ़े लिखे और सुलझे हुए माशाल्लाह से सारे अच्छे तालीम याफ्ता, और सबसे ज़्यादा एशिया में सबसे ज़्यादा स्कूल्स भी गुलशन हदीद में माशाल्लाह से सारे वहाँ पर। मगर मुझे वहाँ पर जब फ़ोन करते हैं कि पानी बंद होता है तो कहते हैं साजिद साहब पानी आप वाटर बोर्ड में हो और आपने पानी बंद कर दिया। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग शायद बिल नहीं देखते हैं, वो बिल देखेंगे बिल कहाँ अदा करते हैं। बिल तो स्टील मिल का वाटर ऑफ सोर्स अलग है, वो वाटर बोर्ड के साथ उसका कोई वास्ता ही नहीं है। वो स्टील मिल पानी देता है और स्टील मिल ही उनसे बिल लेता है। तो स्टील मिल को मैंने बहुत सारे लोगों का अगर पानी बंद किया तो स्टील मिल के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। आ जाते हैं, जलकर बैठते हैं स्टील मिल के CEO के सामने, चलकर उधर प्रोटेस्ट करते हैं। फिर मैंने एक दफ़ा रिस्क उठाकर यहाँ से पाइप लगाकर मैंने ये पानी कराची का जो खोलकर मैंने गुलशन हदीद को दे दिया था। अच्छा।
3 दिन 4 दिन कंटिन्यू में पानी दिया था, बहुत बड़ा एक मसला हो गया था पूरी कराची के लिए। बहरहाल वो फिर मैंने फेस किया। तो लोगों को ये ज़रूर थोड़ा ये होना चाहिए, समझना चाहिए कि ये पानी जो है ये स्टील मिल का है, और कोशिश ये करें कि स्टील मिल के साथ अगर वो करें। हाँ, स्टील मिल नहीं मानता है, कहे कि हम करते हैं भी, प्रोटेस्ट करते हैं, आ जाओ आप, मैं ना हूं तो फिर मैं गुनाहगार हूँ। बिल्कुल। चलो सर, ये बहुत मुनासिब आपने किया कि आपने लोगों को कम अज़ कम इस हवाले से बता दिया कि वो खुद से कोई भी किसी भी किस्म के गलत एक ज़हनी सोचना वो खुद बनाए ना, ताकि दूसरों तक जो है वो उसको आगे वो पहुँचाए। अच्छा सर, एक आपसे जो है वो ज़ाती सवाल मैं करना चाहूँगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो इस वजह से वो आपके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे कि यार एक शख्स जो इतने आला ओहदे पे जो है वो इस टाइम पे है, इक़्तिदार में है, उसके बावजूद भी माशाल्लाह से हम इस टाइम तो हम खुद भी इस चीज़ के शाहिद हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा शफ़क़त और नफीस इंसान हैं, बहुत ज़्यादा हमदर्द हैं, और लोगों की सुनते भी हैं, उनके साथ बड़ा इज़्ज़त से प्यार से पेश आते हैं। वरना आजकल के दौर में लोग बहुत ज़्यादा मगरूर और इस चीज़ में आ जाते हैं। तो इस चीज़ की क्या वजह है, और क्या इसमें ऐसी ख़ास बात है कि आप इस तरीके से अपनी शख्सियत को रख पाते हैं? देखें, हम तो यहाँ पर मलिर के अंदर, कराची के अंदर, मलिर तो अभी कराची के अंदर 7 सेंचुरी से रह रहे हैं। 700 साल हमें यहाँ पर, हमारी चौकोंडी कब्रिस्तान हमारा ही है, तो वो एक तारीख है हमारी। तो वो उसको अगर डेट देखोगे तो 700 साल हो गए। तो हम यहाँ रहते हैं और ज़मींदार हैं। हमारा ख़ानदानी जो तौर तरीका है वो सादगी वाला है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रहते हैं और ज़मींदार हैं, ज़मींदारी करते हैं। अगर आप स्टील मिल को ले लें तो स्टील मिल भी तकरीबन ज़मीनें हमारी ही थी, और ये टाउनशिप की ज़मीनें ये हमारे ख़ानदान की थी। तो ये पूरा अल्लाह का, अल्लाह ने दिया हुआ था हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम, हमारे भाई और हम यहाँ पर ज़मींदारी भी करते हैं। हमारा जो कारोबार है वो कल्टीवेशन ही है। सर, ज़ाती तौर पे आपको ज़ाहिर सी बात है आप सिंध में ही रहते हैं, और वैसे घूमने फिरने के हवाले से तो आपको कौन सी जगह जो ज़्यादा पसंद है, जहाँ आपका दिल करता है मैं इस जगह जो कभी आप पुरसकून हो के अपना वक्त गुजारना चाह रहे होते हो तो आप वहाँ चले जाते हो? मैं उम्रे पर चला जाता हूँ। तो पाकिस्तान से बाहर हो गया ना। पाकिस्तान, ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान तो अपना ही मुल्क है, और वहाँ कहीं भी जाते हैं तो वहाँ ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद जाते हैं, मरी वगैरह इधर चले जाते हैं। मगर बिल्कुल अगर सुकून लेना है ना तो यकीन करो मैं उम्रे पर चला जाता हूँ, हुजूर के यहाँ जाकर बैठ जाता हूँ, और मुझे सुकून आता है, बहुत सुकून। सर भी माशाल्लाह इस वक्त तक आपने कितने उम्रे किए हुए उम्रे पे जो आपको सआदत हासिल हुई? तो याद नहीं, मगर 5-6 तो किए होंगे। अच्छा, माशाल्लाह। और मैं हज भी किया है मैंने, और मैं वज़ीर रहा हूँ मजहबी उमूर का। 5 साल हज मेरे पास रहा है सिंध का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लुक आफ्टर मेरे पास थी हज की, तो उस दौरान खिदमत भी हज की करते तो अपना हज भी कर लेते थे। सर ये तो माशाल्लाह बड़ी सआदत जो है वो आपके पास रही है। अच्छा सर, इसके अलावा आपको ज़ाती तौर में खाने पीने का कितना शौक़ है? मतलब आपको कौन सी ऐसी डिश है या चीज़ है खाने में जो कोई ज़्यादा पसंद हो कि वो मिल जाए तो आपने खानी है लाजमी? देखें, खाने में तो सब्जियां वगैरह खाता हूँ। अच्छा। और सादा खाता हूँ, कोई इस तरह नहीं एक ही डिश लेता हूँ वही खाता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारी डिशें रखते हैं, उसमें मुझे मज़ा नहीं आता है। अगर कोई भी डिश एक ले लेता हूँ पर एक ही से खाता हूँ, दूसरी डिश की तरफ मैं नहीं जाता। और कोशिश करता हूँ कि मैं सब्जियाँ खाता हूँ। गोश्त के अंदर अगर मैं खाता हूँ तो ये जो रोस्ट होता है, पठान जो पकाते हैं रोस्ट, ये ज़्यादातर खाता हूँ।